वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम कैट प्रेप। और आज हम जिस मजमून पर बात करने वाले हैं वो है फ़िज़िक्स। और आज हम उसके बेसिक्स पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। सबसे पहले तो फ़िज़िक्स हम सबको पता है कि फ़िज़िक्स इज स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप। तो फिज़िक्स जो है वो मैटर एंड एनर्जी और उनका जो रिलेशन है आपस में, उसकी स्टडी है। ये तो जनरली सबको पता होता है कि फ़िज़िक्स क्या है कि हम जो भी यानी कि मजमून पढ़ने जाने वाले हैं तो उसकी बेसिक्स तो हमें आती होगी। पर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जो कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, उसमें सबसे पहले चीज़ है वो है फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या है कि सबसे पहले हम फिज़िकल क्वांटिटी और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें मेजरमेंट आना चाहिए कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट उस चीज़ को कहते हैं कि अगर हमें कोई अननोन चीज़ है जिसे हमें मेयर करना है और उसके जो है कंपैरिजन में एक नोन चीज़ है, तो अगर हम उन दोनों अननोन और नोन चीज़ को कंपेयर करें, जो अननोन चीज़ है उसका वेट, उसका मास, उसकी लेंथ मालूम करने के लिए, तो इसे हम मेजरमेंट कह सकते हैं। तो अब फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी ये है कि अगर वो चीज़ जिसे हम मेयर कर सके, द क्वांटिटी विच कैन बी मेयर्ड इन अ स्पेसिफिक यूनिट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। यानी वो चीज़ जिसे हम किसी यूनिट में यानी मेयर कर सके उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स और वेट, और बहुत सारे और भी हैं जो आपको पता होंगे और जनरली बुक्स में हमारे लिखे हुए हैं। और दूसरी है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी वो क्वांटिटीज़ जिसे हमें मेयर ना करें, जैसे यानी कि उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो मेयर नहीं हो सकते किसी यूनिट में, यानी कि किसी भी चीज़ में वो मेयर नहीं कर सकते हम उसे। द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेयर्ड इन ए स्पेसिफिक यूनिट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमारा थिंकिंग है, हम सोच रहे हैं कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं, तो उसे कौन से यूनिट में मेयर करेंगे? डेफिनेटली नॉट। कोई भी यूनिट नहीं ऐसा जिसमें हम थिंकिंग को मेयर करें, या सोल जो हमारी रूह है, या फीलिंग्स जो हमारे एहसासात हैं, तो उन्हें भी हम मेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जैसे हमारा गुस्सा, जैसे फीलिंग्स, जैसे मैंने कहा कि गुस्सा और प्यार, लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, तो ये सारी चीज़ें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाती है। और उसके बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में उस कुछ और चीज़ें भी आ जाती है, जैसे कि मैथमेटिकल नंबर्स 1 2 3 4 रोमन जो नंबर्स हैं। और उसके अलावा जो मैथमेटिक्स में हम जो साइंस और सिम्बल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये रेडिकल की जो साइन हो गई, और उसके अलावा परसेंटेज की, रेशो की, प्रोपोर्शन की, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल की जो भी साइंस है, सिम्बल्स हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है, क्योंकि इन्हें मेयर करने का कोई जो है यूनिट नहीं है। जो रेशोज़ हैं हमारे, वो भी हमारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद यूनिट क्या है? यूनिट उस चीज़ को कहते हैं कि जिस चीज़ में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम मास को मेयर करते हैं केजीज़ में, ग्राम्स में, और उसके अलावा मेगाग्राम्स में, और उसके अलावा बहुत सारे उसके जो है बहुत सारे यूनिट्स होते हैं केजी के, फॉर एग्जांपल मास के, सॉरी। और लेंथ के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मीटर, और उसके अलावा इंच हो सकता है। तो ऐसे ही ये सारे यूनिट्स हैं जिस वो यानी वो चीज़ जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेयर करें उसे यूनिट कहते हैं। अब जो यूनिट्स हैं वो कौन से यूनिट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दुनिया के बहुत सारे इलाके हैं उसमें जो है मास को किसी और यूनिट में मेयर किया जाता है, और हमारे पास किसी और यूनिट में मेयर किया जाता है। तो ये जो डिफ़िकल्टी थी उसको क्लियर करने के लिए 1916 में पेरिस में एक मीटिंग हुई जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेयर्स। उस मीटिंग के तहत जो है एक सिस्टम बनाया गया। पहले भी सिस्टम मौजूद थे। पहले कौन से सिस्टम मौजूद थे कि एमके सिस्टम था, और जो यानी जो हमारे बुक्स में भी लिखे हुए हैं, वो एक सीजे सिस्टम था, एक एफपीएस सिस्टम था। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेयर्स में जो चीज़ डिसाइड की गई कि जो सारी दुनिया है वो इंटरनेशनल एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करेंगी, जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उसमें जो उस सिस्टम में जितने भी
बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो 7 थी। उन 7 में से 3 जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लेंथ, मास एंड टाइम, वो सारी चीज़ें एमके सिस्टम में थी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एमके सिस्टम को रीन्यू किया गया और इसे नाम इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया। दूसरे सिस्टम्स कौन से हैं? वो है सीजीएस सिस्टम, जिसमें जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, वो है मास, लेंथ एंड टाइम। वो दूसरा एफपीएस सिस्टम, इसमें भी सारी चीज़ें सेम है, बट जो मास के अलावा उस यहाँ पर वेट इस्तेमाल किया गया है, यानी वेट यहाँ पर प्रेफर किया गया है मास पर। उसमें एफपीएस सिस्टम में जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं फुट, पाउंड एंड सेकंड। सीजीएस में जो हैं वो हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। जो ये सारे बेसिक यूनिट्स हम कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारी और चीज़ आ गई, उसके हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो चीज़ होती है जिसे हम मेयर कर सकें। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें उसके यानी टाइप्स दो मज़ीद आ गए, वो है बेसिक और ड्राइव्ड। बेसिक को से कह सकते हैं कि जो बेसिक को यानी वो किसी और से ड्राइव ना हो, एंड ड्राइव्ड उसे कहते हैं जो किसी और से ड्राइव्ड की गई हो। यानी फॉर एग्जांपल जो बेसिक हैं यानी केजी है, केजी और मीटर, केजी और फॉर एग्जांपल मीटर है और सेकंड है, ये तीनों मिलकर कोई और यानी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बना दे, यानी मास, लेंथ और टाइम मिलकर कोई और फिजिकल क्वांटिटी दे दें, तो हम उसे ड्राइव्ड कहते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ यही है हमारी अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। जो है 7 है, उनमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मास, लेंथ और टाइम। मैंने पहले बताया। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं यानी जो उसके यूनिट्स हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के अलावा उसके डायमेंशंस भी होते हैं। डायमेंशन क्या चीज़ है? डायमेंशन कुछ नहीं बल्कि ये ऐसे कह सकते हैं कि ये पहचान है। अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी है तो असल में वो है क्या? यानी अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने 5 मीटर सफ़र किया, तो 5 मीटर हकीकत में है क्या? उसकी पहचान क्या है? उसकी असलियत क्या है? उसकी असलियत ये है कि वो लेंथ है। यानी उसकी असलियत यानी उसका डायमेंशन क्या है? उसका डायमेंशन है लेंथ। यानी वो असल हकीकत में वो चीज़ क्या है? वो लेंथ है। तो उस मुताबिक हम उसे डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशनल एनालिसिस भी एक डायमेंशन की एप्लीकेशन है, जिससे हम यूज़ करके किसी भी इक्वेशन, किसी भी यानी फिजिकल इक्वेशन को हम जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो इस हवाले से ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें बहुत सारी हेल्प करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस अगर किसी भी क्वेश्चन की करते हैं और उसे प्रूव करने के लिए, तो हम उसे यानी कि होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। यानी कि उसके हमने होमोजेनिटी देखी कि वाकई ये करेक्ट है फिजिकली और डायमेंशनली या नहीं। तो उस हवाले से हमारे पास कुछ उसके हवाले से 1-2 प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी हैं और हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारे पास जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो सेकंड इक्वेशन है, उससे हम होमोजेनेटिकली हम प्रूव करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए कि ये करेक्ट है या रॉन्ग। तो मैंने ये पहले ही सॉल्व करके रखा है कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि अगर एस जो है यानी जो डिस्टेंस है हमारा वो बराबर है वी.आई.टी प्लस हाफ ए.टी स्क्वायर। उसके मुताबिक एस जो हमारा लेंथ है, तो लेंथ का जो डायमेंशन है वो है एल। और उसके अलावा जो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका है एल अपॉन टी, और टाइम का जो है वो हो गया टी। और हाफ इज़ अ रेशो, और हम इसे कह सकते हैं कि ये एक नंबर है। हाफ की माना है 0.5। तो उस हवाले से ये तो डायमेंशन हुआ नहीं, ये तो फिजिकल क्वांटिटी हुई नहीं, मतलब कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। और उसके बाद हो गया हमारा एल अपॉन टी स्क्वायर, जो कि एक्सेलेरेशन का डायमेंशन है। और उसके बाद हमारा आ गया टी स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स अगर इसकी हम सॉल्व करेंगे तो टी में गया, टी स्क्वायर में गया, और उसके बाद टी में गया। तो अब हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ बची हैं, जो कि एल इज इक्वल टू एल प्लस हाफ एल। और हाफ जैसे कि मैंने बताया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उस हवाले से हमारे पास बचा जो फिजिकल क्वांटिटी यानी हमारे पास बची है वो है एल इज इक्वल टू एल प्लस एल। अब अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक
रूल्स जो एल प्लस एल है वो अगर हम एक बार ही लें तो भी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू एल, उस हवाले से ये प्रूव हो गया कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो करेक्ट है। अब दूसरी है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट टी। हम सबको पता है कि वर्क जो बराबर है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब वर्क का जो डायमेंशंस हैं वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, और वो बराबर है एफ डॉट डी के। तो एफ के डायमेंशंस हो गए एम एल टी माइनस स्क्वायर, और डी यानी डिस्टेंस यानी लेंथ, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एल। तो उस हवाले से अगर हम एल को एल से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर, इसके ऊपर भी एक पावर, इसके ऊपर भी +1, तो एल इंटू एल ये हो गया +2। और इस हवाले से एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, हम देखेंगे कि बोथ साइड्स जो है उसके पास यानी लेफ़्ट और राइट पे सेम जो डायमेंशन है, इसलिए ये इक्वेशन प्रूव्ड है। उसके बाद हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये 2gh मोशन अंडर ग्रेविटी, उसकी ये इक्वेशन है 2gh v इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और जो हमारे पास हमें पता है कि 2 इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। तो जो 2 तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास जो बची है चीज़ वो है कि एल अपॉन टी स्क्वायर, जो जी है, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसका डायमेंशन भी एक्सेलरेशन का ही होगा। और एच यानी हाइट है, हाइट यानी लेंथ, लेंथ का जो डायमेंशन है वो एल है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड का राइट साइड पर देखेंगे तो वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन भी वेलोसिटी का ही होगा। और उसके पास जैसे कि स्क्वायर है तो हर एक डायमेंशन को हम स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है उसका भी ऐसा ही होगा, एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस आएगी। तो बोथ साइड्स हमें देखेंगे ये, जैसे कि ये दोनों जो है सब्ट्रैक्शन में है अकॉर्डिंग टू हम, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि कोई अगर दो एक जैसे जो एक्सप्रेशन है वो अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो हम उसे एक बार ही लेंगे। तो इसलिए ये दोनों सेम ही है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, इसलिए हम इन्हें एक बार ही लेंगे। और इसलिए हमारा जो आंसर है वो है एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गई कि ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस ये भी क्वेश्चन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह समझने में, या कि ये चीज़ है क्या। तो उस हवाले से मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में कुछ नहीं है कि सिग्निफिकेंट, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। सिग्निफिकेंट यानी मेजरमेंट में जो नंबर सिग्निफिकेंट है यानी जो कंसिडरेबल है, हम जिस पर कोई यानी एरर लेस है, यानी हम सर्टेन है कि ये चीज़ भाई ये मेजरमेंट तो कंफर्म है। अब कोई अगर एरर हो जाती है, अगर थोड़ा डिफरेंस आ जाते हैं वो, तो हम उसे नॉन सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। पर ये जो है सिग्निफिकेंट यानी जो कंफर्म हमारी मेजरमेंट है, उसे हम उन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं। तो इस हवाले से उसके रूल्स भी हैं कि कैसे हम कोई भी नंबर अगर मिला हुआ हो तो उसमें कैसे बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है यानी ज़ीरो के आगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 वो सारे यानी सिग्निफिकेंट्स हैं। और इसके बाद है ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। वैसे तो ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है, ये हमें सबको पता है, पर ज़ीरोज़ अगर किसी सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाए तो हम वो भी हमारे लिए अब सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे कि ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 703, तो ये जो ज़ीरो आ गया वो दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में आ गया, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट इस नंबर में यानी 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। और दूसरा है 2034, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। सेम रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। 55075, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और रूल नंबर 3 आ गया कि ज़ीरोज़ आफ्टर सिग्निफिकेंट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर ज़ीरो बाद में आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर के यानी लास्ट में, और उसके आगे कोई और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो ज़ीरो यानी हमारा यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये कैसे होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 300 में ये 1 नहीं है, ये ऐसे ही है।
तो 300 में जो है हमारा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जीरोस के आगे कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और दूसरा है कि 23000, इसमें जो है सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और तीसरा है जो 70700, यहाँ पर आप देखिए कि जो है ये दोनों जो सिग्निफिकेंट, ये दोनों जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि इनके आगे कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आता। ये जो जीरो है उसके आगे और पीछे एक सिग्निफिकेंट, यानी दोनों सिग्निफिकेंट है 7 and 7 बोथ आर सिग्निफिकेंट, सो ये भी अब सिग्निफिकेंट हो गया। तो इस नंबर में हमारे यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और उसके बाद तो चौथा जो है द पावर और एक्सपोनेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जो पावर है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमें यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में मिलता है तो उसमें जो पावर होगा यानी बेस के ऊपर 10 बेस के ऊपर जो पावर होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए 1 into 10 पावर -3, जो -3 है यानी क्यूब है जो, वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है जो कि है 1। और यहाँ पर देखें कि 2.50 into 10 पावर -4, यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी जो 4 है हमारा -4 वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और फिफ्थ जो हमारा रूल है वो कह रहा है कि इन डेसिमल नंबर जीरोज आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर ऑन राइट साइड इज सिग्निफिकेंट, अगर ज़ीरो डेसिमल के जो राइट साइड पर है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर। शर्त यह है कि जो लेफ़्ट साइड पर कोई सिग्निफिकेंट फिगर हो, अगर नहीं है तो ज़ीरोज़ हमारे पास जो अगर राइट साइड पर हैं डेसिमल के बाद में वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है और उसके बाद डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है और यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर ऐसे हो, इस तरह से हमें दिया गया हो कि 0.002, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ज़ीरोज़ के लेफ़्ट साइड पर अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है तो ही जो है ज़ीरोज़ के राइट साइड पर जो ज़ीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के जो राइट साइड पर सिग्निफिकेंट है, जो ज़ीरोज़ हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम उसे कहेंगे। तो इस हवाले से ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। उसके बाद डायमेंशंस के हवाले से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूजिंग है भी वाकई। तो हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जो कि हमारे डायमेंशन के बेसिस पर ही है, और इन्हें हम सॉल्व करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि सपोज ए इज इक्वल टू बी सी, वेयर ए हैज़ डायमेंशन एल अपॉन एम एंड द सी हैज़ डायमेंशन एल अपॉन टी, देन बी हैज़ द डायमेंशंस। तो अगर ये कह रहा है कि अगर ए जो है वो बी सी के बराबर है और ए का जो डायमेंशन है खुद का वो है एल अपॉन एम, जो सी का डायमेंशन है वो है एल अपॉन टी, तो बी का डायमेंशन क्या होगा। तो मैंने ये पहले ही आंसर निकाला हुआ है कि ये बी का जो डायमेंशन होगा वो होगा टी अपॉन एम। तो कैसे होगा ये सॉल्व करते हैं। देन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। नाउ द डायमेंशंस ऑफ ए आर एल अपॉन एम, और बी हमें ढूंढना है, और जो सी है हमारा वो हो गया एल अपॉन टी। जैसे कि जो सी है वो हमारे बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक rules we know that if some expression is in multiplication it goes on other side in division। अगर कोई एक्सप्रेशन जो है अगर एक साइड पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसका डिवीजन करेंगे, इसका डिवीजन कैसे होगा कि ये सिर्फ इसका जो है रेसिप्रोकल निकालेंगे, यानी टी जो ऊपर चला जाएगा और एल ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो ये जो होगा यानी कि डिवीजन में आ जाएगा। इस साइड पर होगा ये इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, पर ये हम ऐसे कहेंगे कि ये डिवीजन में चला गया। एल अपॉन एम इज इक्वल टू टी अपॉन एल, तो एल में कैंसिल और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा वो हो गया टी अपॉन एम। तो ये हमारे पास आ गया बी का वैल्यू। और इसके बाद हमारे पास जो है एक और प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द स्पीड v in meter per second of an automobile is given by equation v is equal to at square plus bt square, where t is the time in seconds, the units of a and b are respectively। तो कहता है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर, जो t है वो हमारा टाइम है, v है जो वेलोसिटी है।
तो ए और बी के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सारी इक्वेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा कि v = 8t², क्योंकि हमें सबसे पहले a चाहिए। तो a निकालने के लिए हमें पता है कि हमें इसे फ्री करना है, तो t को t यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जाएगी तो वो डिवीजन में हो जाएगी। अब एक v जो है, v का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो हो गया है मीटर पर सेकंड एंड सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेकंड आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो उनके पावर से वो ऐड हो जाएंगे, और जो साइन होगी वो जो बड़ा पावर होगा उसके मुताबिक हम रखेंगे। तो बड़ा पावर जो है वो है -2, साइन भी माइनस ही लगेगी। तो इस हवाले से माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये हो गया -3, यानी कि मीटर पर सेकंड क्यूब, यानी क्यूबिक सेकंड आ गया। अब ए मिल गया, बी भी इसी तरीके से मिलेगा कि v = BT³, यानी जो टी वाले बी वाले एक्सप्रेशन में जो टाइम है उस पर क्यूब की निशानी है। तो उस हवाले से हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया कि हम b को सबसे पहले फ्री करेंगे, तो उस हिसाब से v/t³ आ जाएगा। और v जो है हमारा, उसका जो यूनिट है वो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड है, और t यानी कि सेकंड वो हो गया क्यूब में। तो उस हवाले से मीटर पर सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो पावर है वो माइनस में चला जाएगा। तो अब ये रूल अप्लाई हुआ, उस हिसाब से ये हमारे पास यानी मीटर पर सेकंड फोर्थ, यानी 4 जो पावर आ गया सेकंड पे। अब इसी तरीके कार से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, जो कि अ फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू AT + BT², वेयर t इज द टाइम। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। एफ जो है फोर्स है, हम पता है कि एफ जो है फोर्स है उसका डायमेंशन है वो है mLT-1। तो अब पूछ रहा है कि ए का डायमेंशन क्या होगा और बी का डायमेंशन क्या होगा। ये भी इसी तरीके से होगा कि सबसे पहले हम ए का एक्सप्रेशन निकालेंगे। एफ इज इक्वल टू AT। तो अब ए को फ्री करना है, तो टी है उसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू F/T। अब जो ए है वो हमारे पास ये आ जाएगी कि mLT-² जैसे कि हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन यही है, और टी जो है वो सेकंड है। तो इस हवाले से ये टी अब ऊपर आ जाएगा तो उसका पावर भी इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो गया mLT-² T-1। अब इन सारे जो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी से मल्टीप्लाई होगा और पावर जो है आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास mLT-³। अब ए का तो एक्सप्रेशन निकल गया, बी का एक्सप्रेशन निकालते हैं कि वो भी ऐसे ही तरीके से होगा कि F/T। एफ का जो डायमेंशन है वो है mLT-² T²। अब टी ऊपर आ जाएगा तो उसका पावर भी जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये अगर हम उसकी मैथमेटिक्स सॉल्व करें, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें टी और टी को, उसके पावर ऐड करें, तो हमारे पास जवाब आएगा T-4 अकॉर्डिंग टू द अबव प्रॉब्लम। ऊपर वाली प्रॉब्लम की तरह ये सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।